हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिलॉसफी शिक्षा में स्वागत है। अभी तक हमने चारवाक दर्शन पढ़ा है। आज हम प्रारंभ करेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन के 3 पहलुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत स्याद्वाद का सिद्धांत पढ़ना है। सेकंड है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में अनेकांतवाद और उसका द्रव्य सिद्धांत पढ़ेंगे। आचार मीमांसा के अंतर्गत उसका बंधन एवं मोक्ष का सिद्धांत पढ़ेंगे। आज हम प्रारंभ करते हैं स्याद्वाद। सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि स्याद्वाद का अर्थ क्या है। तो स्याद्वाद से आशय है कि किसी भी विषय वस्तु के संबंध में मानव का विचार देश, काल और परिस्थिति या दृष्टिकोण सापेक्ष होता है। कैसे? अगर ये कोई वस्तु है और ये कोई मानव है, अब वो इस वस्तु के बारे में जो अपना ज्ञान रखेगा वह डिपेंड करेगा कि वह किस जगह पर है, वह किस समय पर है और क्या उसकी परिस्थिति है। इन 3 चीजों पर उसका उस वस्तु के बारे में ज्ञान निर्भर करेगा। मान लीजिए व्यक्ति है ए, ठीक है, एक और व्यक्ति है बी, तो बी है तो बी और ए जो ज्ञान प्राप्त करेंगे इस विषय वस्तु के संबंध में वह ज्ञान अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ए का देश, काल और परिस्थिति अलग है, बी का देश, काल और परिस्थिति अलग है। समझे? जैसे कि एक व्यक्ति है, वह अपने पिता के दृष्टिकोण से क्या है? पुत्र है, लेकिन अपने पुत्र के दृष्टिकोण से क्या है? पिता। व्यक्ति तो सेम ही है। तो इसी तरह किसी भी विषय वस्तु के संबंध में जो मानव का ज्ञान होता है वह उसकी जगह अर्थात देश, उसका काल अर्थात समय, उसका परिस्थिति अर्थात दृष्टिकोण सापेक्ष होता है। यहाँ पर हम एक तुलना करेंगे। एक समकालीन दार्शनिक है विटगेस्टीन भी सेम चीज बोलते हैं। उनका कहना है कि शब्द का अर्थ परिस्थिति सापेक्ष होता है। जैसे कि हमने बोला फैन, तो फैन शब्द का अर्थ यदि हम गर्मी के संदर्भ में लें तो उसका क्या अर्थ होगा? पंखे से मतलब होगा। और यदि हम उसके फॉलोअर्स के संबंध में लें तो फैन उसका क्या होगा? जो उसको बहुत माने दीवाने की तरह है। तो इस तरह किसी भी शब्द का अर्थ उसके परिस्थिति सापेक्ष होता है। तो जब भी आप स्याद्वाद लिखें तो उसकी विटगेस्टीन के साथ तुलना जरूर करें। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जैनों ने स्याद्वाद का प्रतिपादन क्यों किया? तो इसके पीछे कुछ तर्क है जिनको अपने को लिखना है। पहला तर्क दिया जाता है कि मानव अपूर्ण है, एक ही समय में किसी विषय के सभी पक्षों को नहीं जान सकता, अतः उसका ज्ञान आंशिक ज्ञान होगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए कुछ अंधे हैं, वो अंधे इस हाथी को देखते हैं। हाथी को देखेंगे कैसे अंधे? कुछ अंधे हैं, उनसे पूछा जाता है कि हाथी कैसा है, तो हाथ देखेंगे नहीं, वो उसको एहसास करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे एक अंधा आया, उससे बोला हाथी कैसा है, तो उसने क्या? उसके पेट को छुआ और बोलता है ये तो दीवाल है, हाथी दीवाल जैसा है। ठीक है। दूसरा अंधा आया, उससे पूछा गया बताओ हाथी कैसा है, तो उसने उसके पैर को छुआ, बोले ये तो खंबा है, हाथी खंबे जैसा है। ठीक है। अब तीसरा अंधा आया, उसको बोला हाथी कैसा है, उसने उसके दांत छुए, बोलता ये तो रॉड जैसा है। चौथा अंधा आया, उससे पूछा गया हाथी कैसा है, उसने उसकी पूंछ छुई, बोला हाथी कैसा है, तो बोला उसके रस्सी जैसा है। फिर एक और अंधे को बुलाया, उसने कहा हाथी कैसा है, उससे पूछा गया हाथी कैसा है, तो उसने बोला ये तो पंखे जैसा है। तो क्या अंधों ने अपनी बात गलत कही? नहीं। जिसने जिस दृष्टिकोण से हाथी को देखा उसने वही ज्ञान प्राप्त किया। जिसने पेट को छुआ उसको दीवाल लगा, जिसने पूंछ को छुआ उसको रस्सी लगा, जिसने उसके कान को छुआ उसको पंखा लगा, जिसने उसके पैर को छुआ उसको खंबा लगा, जिसने उसके सूंड को छुआ तो उसको कुछ और लगा। तो हर व्यक्ति का ज्ञान आंशिक रूप से सही है। यही जैन दर्शन बोलता है
कि हर मानव अपूर्ण है। हर मानव एक तरीके से एक ही दृष्टिकोण को देख पाता है, मतलब बाकी दृष्टिकोण के लिए वो अंधा है, तो उसका ज्ञान आंशिक ज्ञान होगा। क्लियर हुआ? सेकंड, वो तर्क देते हैं कि किसी विषय वस्तु के संबंध में विचार निरपेक्ष नहीं होता, वह समय के अनुरूप बदलता रहता है। कैसे? जैसे यदि एक व्यक्ति है, कोई पदाधिकारी है, वह अपने बॉस के सापेक्ष क्या होगा? अधीनस्थ होगा। लेकिन अपने अधीनस्थ के सापेक्ष क्या होगा? बॉस होगा। तो वह क्या है? निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। तीसरा पॉइंट दिया जाता है कि एक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, मतलब प्रत्येक वस्तु सत और असत दोनों होती है। अपने स्वरूप की दृष्टि से वह सत होती है और अन्य स्वरूप की दृष्टि से वह असत होती है। कैसे? जैसे ये क्या है? पानी है। तो पानी क्या है? पानी के दृष्टिकोण से पानी है, मतलब सत है। लेकिन क्या वह आग के दृष्टिकोण से है? नहीं, पानी आग तो नहीं है। तो पानी आग के दृष्टिकोण से क्या है? असत है। इसी तरह आग क्या है? आग स्वयं के दृष्टिकोण से सत है, लेकिन अन्य वस्तु जैसे कि पानी के दृष्टिकोण से क्या है? असत है। तो हम एक ही वस्तु के सारे पक्ष एक साथ नहीं जान सकते। इसके लिए उसने क्या किया? जैन दर्शन ने स्याद्वाद का प्रतिपादन किया। तो एक प्रश्न आप लोगों को हमेशा देखने मिलता है, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या स्याद्वाद अनेकांतवाद की ओर संकेत करता है? इसके लिए आप जब भी आंसर करें तो फ्लो चार्ट बना के करें। जैसे आप सबसे पहले बताएं कि स्याद्वाद क्या है। स्याद्वाद का अर्थ क्या है? कि मानव एक समय में नहीं, अपने को कैसे बताएंगे कि स्याद्वाद का अर्थ है कि किसी भी विषय वस्तु के संबंध में मानव का विचार देश, काल और परिस्थिति सापेक्ष होता है। ठीक है? तो वह क्या करेगा? इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि मानव एक समय में किसी वस्तु के एक ही पक्ष को जान सकता है। मतलब अगर एक पक्ष को जान सकता है तो इसका मतलब है कि उसके अनेक पक्ष होते हैं। तो इसका आशय क्या निकला कि किसी विषय वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं। तो यह क्या है? यही तो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद क्या बोलता है? कि किसी वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, और चूंकि मानव अपूर्ण है, अतः वह एक समय में एक ही पक्ष को जान सकता है। मतलब वह इसका ज्ञान देश, काल और दृष्टिकोण सापेक्ष होता है, और यही स्याद्वाद है। तो आप समझ गए कि हमने क्या किया? स्याद्वाद से अनेकांतवाद लेकर आ गए और अनेकांतवाद से स्याद्वाद लेकर आ गए। तो जब भी आपको पूछे कि अनेकांतवाद स्याद्वाद की आधारशिला पर है या स्याद्वाद की तार्किक परिणति अनेकांतवाद के रूप में होती है, तो आपको यही डिस्क्राइब करना है। ओके? नेक्स्ट है कि अपूर्ण ज्ञान को व्यक्त करने के लिए जो विवाद हुआ कि आपने कहा कि अपूर्ण ज्ञान होता है मनुष्य का, तो इसके संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। तो जैन दर्शन ने क्या किया? तर्क दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बताता हूं कि क्यों अपूर्ण ज्ञान है और किस तरह अपूर्ण ज्ञान है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? सप्तभंगी नय की अवधारणा लेकर आते हैं। सप्तभंगी नय, अच्छा सबसे पहले हम ये जाने नय क्या होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि किसी भी विषय वस्तु का, ये विषय वस्तु है, इसके कितने अनेक पक्ष हुए? 1 2 3 4 5, ऐसे अनेक पक्ष हैं इस वस्तु के। लेकिन मानव क्या करेगा? एक समय में सभी पक्षों को नहीं जान पाएगा। तो उसने क्या किया? एक पर्टिकुलर पक्ष को जान लिया। ठीक है? बहुत ज्यादा ज्ञानवान मानव है तो वह 2 पक्षों को जान लेगा। उसके ज्ञान के स्तर पर डिपेंड करेगा कि वह कितने पक्षों को जानेगा। तो जो एक मानव उसके आधे जो अपूर्ण पक्षों को जानता है, तो वो क्या कहलाता है? आंशिक ज्ञान कहलाता है। और यही आंशिक ज्ञान क्या कहलाता है? नय कहलाता है। ठीक है? तो जैन दर्शन ने बोला कि अगर आपने किसी भी शब्द के आगे स्यात् लगा दिया तो आपका ज्ञान क्या होगा? आंशिक रूप से सही माना जाएगा। मतलब जैसे कि हमने, एक अंधा है, उसने हाथी को देखा और कहा कि नहीं, हाथी तो दीवाल है, हाथी और दीवाल में कोई अंतर नहीं है।
ठीक है। और उसने यहाँ पर जिद कर दी, तो क्या किया, उसने बाकी के पक्षों को नकार दिया, अपने पक्ष में वो रिजिड हो गया। तो क्या हुआ, उसने यहाँ पर एक तरीके से गलत ज्ञान कर लिया। उसने ये यहाँ पर ज्ञान कर लिया कि हाथी दीवार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जैन क्या बोलते हैं, आप ये बोलो ना, स्यात् हाथी दीवाल, शायद हाथी दीवाल है। तो आपने क्या किया, आपने ये कहा इसके लिए कि हमारे दृष्टिकोण से हमने जिस देश और काल में हाथी को देखा है वह दीवाल है। लेकिन आपने यह नहीं नकारा कि हाथी खंबा नहीं है, हाथी रस्सी नहीं है, हाथी पंखा नहीं है, या हाथी नहीं है। आपने ये नहीं नकारा, आपने सिर्फ यह स्वीकार कर लिया कि मैंने जिस दृष्टिकोण से देखा है, मैंने जिस देश और काल के सापेक्ष देखा है, उसमें हाथी दीवाल है। तो जैन यही सप्तभंगी नय है कि आप अपने ज्ञान को कठोरता से नहीं मान रहे कि बाकी ज्ञान नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने जिस दृष्टिकोण और देश काल के सापेक्ष देखा है उसमें यह वस्तु यह है। तो इसके लिए उन्होंने क्या, स्यात् शब्द के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आप स्यात् शब्द लगाओ। स्यात् शब्द लगाने से आपका ज्ञान देश काल और दृष्टिकोण सापेक्ष होगा। आपने बोल दिया कि स्यात् अस्ति, तो मतलब आप सामने वाला यही समझेगा कि आपने जिस दृष्टिकोण और देश काल के सापेक्ष देखा है उसमें वो वस्तु है। ठीक है। तो कई लोग बोलते क्या यह संशय सूचक है, मतलब ये डाउट करना है स्यात् लगाना। नहीं, डाउट करना नहीं है, अपने आंशिक ज्ञान को स्वीकार करना है स्यात्। ठीक है, ओके। तो अब स्यात् शब्द के प्रयोग से जो 7 परामर्श बनते हैं उन्हें सप्तभंगी नय कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब भी आप स्याद्वाद लिखेंगे तो स्याद्वाद में आपको सप्तभंगी नय लिखना ही है। कई बार आपको सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि सप्तभंगी नय क्या है, तो आपको इस तरह से ही बताना है कि नय क्या है। फिर नय से मतलब दृष्टिकोण और देशकाल सापेक्ष होता है ज्ञान। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जैनों ने बोला है कि 7 परामर्श बन सकते हैं, और यह जो 7 परामर्श है वही सप्तभंगी नय है। देखिए हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको। अनेकांतवाद उसकी क्या है, आधारशिला है। ठीक है, स्याद्वाद है, स्याद्वाद उसका समझ लीजिए तना है। अब इसके आधार पे इसके 7 प्रकार के परामर्श बनेंगे। पहला बनता है स्यात् अस्ति, मतलब इसकी सत्ता है। दूसरा बनता है स्यात् नास्ति, मतलब इसकी सत्ता नहीं है। तीसरा बनता है स्यात् आस्ति च नास्ति च, एक दृष्टिकोण से इसकी सत्ता है, दूसरे दृष्टिकोण से इसकी सत्ता नहीं है। पानी स्वयं के दृष्टिकोण से सत्तावान है, आपके दृष्टिकोण से क्या है, सत्तावान नहीं, असत है। स्यात् अव्यक्तम च, स्यात् अव्यक्तम च का मतलब है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्यात् आस्ति च अव्यक्तम च, सत्ता तो है लेकिन उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, सत्ता नहीं है और ना ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, सत्ता है भी नहीं भी है और उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इस तरह से जो 7 परामर्श बनते हैं उन्हें जैन दर्शन में सप्तभंगी नय कहते हैं। क्लियर है? तो आप इनको याद कर लेना, बहुत आसान है याद करना। स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, फिर दोनों को मिला दो, स्यात् आस्ति च नास्ति च, स्यात् अव्यक्तम च, फिर इसके साथ इसको मिला दो, इसके साथ इसको मिला दो, फिर इसके साथ इसको मिला दो। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो स्याद्वाद दिया है दर्शन जैनों ने, क्या वह तर्कसंगत है? तो तर्कसंगत नहीं है, इसकी आलोचना होती है। हम इसमें 2 दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। पहले तो आलोचक क्या कहते हैं इसके बारे में, और फिर इसका खंडन किस तरह किया गया है, ताकि अगर आपको पूछे कि इसका जो आलोचना है उस आलोचना का भी अगर आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करें
तो आपको पता होना चाहिए कि जो आलोचना हुई है तो उसका खंडन कैसे हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरा इसमें मिल जाएगा। पहला जो आलोचक है वो कहते क्या है कि अद्वैत वेदांती क्या बोलते हैं कि इसे पागलों का प्रलाप कहते हैं। वो कहते हैं ये तो बोलते हैं स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च, एक ही समय में किसी वस्तु की सत्ता है, किसी वस्तु की सत्ता नहीं है उसी समय में, तो ये तो परस्पर विरोधी बातें हो गई। रामानुज भी क्या कहते हैं कि ये से स्वीकार करना तो ऐसा है जैसे कि प्रकाश और अंधकार को एक साथ स्वीकार करना, जो कि संभव ही नहीं है। तो इसका आलोचना का जवाब किस तरह दिया जाता है? आलोचना का जवाब दिया जाता है कि नहीं, जो ये आलोचनाएं की है इनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्यों? क्योंकि साइंस भी कहता है, साइंस क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का ज्ञान या कोई भी ज्ञान देश काल और दृष्टिकोण सापेक्ष होता है। जैसे अगर आप साउंड की स्पीड देखते हैं तो नॉर्मली कितनी होती है? नॉर्मल टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो साइंस भी कह रहा है कि हमने यदि उसके दृष्टिकोण या परिस्थिति में परिवर्तन लाया या फिर उसके देश और काल में परिवर्तन लाया तो वह ज्ञान भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही तो स्याद्वाद बोल रहा है, कहाँ गलत बोल रहा है? ये उसका आलोचना का वो डिफेंड किया जाता है। सेकंड, और कुछ आलोचक क्या बोलते हैं कि जो स्याद्वाद है वह शून्यवादियों के चतुष्कोटि की नकल मात्र है। कैसे? वो कहते हैं कि चतुष्कोटि में भी बोला है भाव, अभाव, दुभाव और नौभाव। मतलब स्यात् आस्तिक ने तुलना की है भाव से, स्यात् नास्तिक की तुलना की है अभाव से, स्यात् आस्तिक या नास्तिक की तुलना की है दुभाव से, और स्यात् अव्यक्तम की तुलना की है नौभाव से। लेकिन आलोचना का जब उत्तर देते हैं दार्शनिक तो वो कहते हैं नहीं, इससे भी सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्यों? क्योंकि जो सप्तभंगी नय है वह मानव के ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, और जो शून्यवादियों का जो चतुष्कोटि सिद्धांत है वह सत्ता को बता रहा है कि किसी जो सत्ता है, अल्टीमेट जो सत्ता है वह बुद्धि विकल्पों से परे है। तो बोलता है कि दोनों चीजों अलग है। सप्तभंगी नय मानव के ज्ञान को देशकाल और दृष्टिकोण सापेक्ष मानता है, और चतुष्कोटि सिद्धांत किसी भी परम जो सत्ता है उसको बुद्धि विकल्पों से परे मानता है। तो अब दोनों की तुलना मत करो, दोनों दिख रहे हैं एक समान पर दोनों अलग अलग हैं। तीसरा आलोचक क्या बोलते हैं कि स्याद्वाद एक आत्मघाती प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि उसने हर ज्ञान को क्या मान लिया है? मानव के ज्ञान को देश काल और दृष्टिकोण सापेक्ष मान लिया है। यदि सब कुछ सापेक्षिक है तो स्याद्वाद भी सापेक्षिक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अपन स्याद्वाद की अनिवार्यता और सार्वभौमिकता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? जैन दर्शन भी सापेक्षिक हो जाएगा, बंधन और मोक्ष भी सापेक्षिक हो जाएगा, जैन दर्शन की स्वीकार्यता कम हो जाएगी, इससे स्याद्वाद की स्वयं हत्या हो जाएगी। मतलब उसको आत्मघाती मान लिया। नहीं, आलोचना का मूल्यांकन किया जाता है कि नहीं, उपरोक्त आलोचना से सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार जब तक मानव अपूर्ण है तब तक उसका ज्ञान देशकाल और दृष्टिकोण सापेक्ष होता है। यदि मानव ज्ञान की पूर्णता को पाले तो उसका ज्ञान निरपेक्ष हो जाएगा। हमने बताया था ना कि हर एक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, और जैसे जैसे आपका ज्ञान का स्तर बढ़ता है आप उसके कई पक्षों को जानने लगते हैं। चौथी आलोचना क्या होती है? चौथी आलोचना करते हैं कि जैन दर्शन में केवल ज्ञान को माना है जो कि निरपेक्ष ज्ञान होता है। ऐसी स्थिति में केवल ज्ञान को मानना और स्याद्वाद को मानना परस्पर विरोधाभासी है। तो आलोचना का मूल्यांकन कहते हैं, जैन क्या बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि ये तो अपूर्णता की स्थिति में स्याद्वाद है। जब मनुष्य पूर्ण हो जाता है, जब वह बंधन से रहित हो जाता है, तब तो उसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और यही अवस्था क्या कहलाती है? कैवल्य की अवस्था कहलाती है। तो इस तरह से स्याद्वाद की आलोचना होती है और आलोचना का प्रत्युत्तर दिया जाता है। अब क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि स्याद्वाद की महत्ता क्या है? तो जब भी आप महत्ता लिखें तो उसको 3 पॉइंट्स में लिखें। आप ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दें,
जब आप उसका सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो आंसर अट्रैक्टिव रहेगा। आप लिखें क्या कि सामाजिक महत्ता क्या है। सामाजिक रूप से महत्ता कैसे? स्यादवाद क्या करता है? वह विभिन्न विचारों को स्वीकार करता है। वो कहता है ना कि हाँ, मेरे विचार से ये सही है, आपका विचार भी सही हो सकता है, आपका विचार भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने जिस देश काल और दृष्टिकोण के सापेक्ष देखा है उसमें ये सही है, लेकिन आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। इससे क्या होगा? धर्मों के बीच क्या होगा? समन्वय होगा। मतलब धर्म में हम बोलेंगे कि ठीक है, मैं अपने धर्म की जो बात कर रहा हूँ वो अपने दृष्टिकोण के सापेक्ष कर रहा हूँ, और आप जो अपने धर्म की बात कर रहे हैं वो आप अपने दृष्टिकोण के सापेक्ष कर रहे हैं। आपका विचार भी सही हो सकता है, हमारा विचार भी सही हो सकता है। तो इससे क्या होगा? जब इतनी सहिष्णुता बढ़ेगी तो धर्मों के बीच क्या होगा? समन्वय होगा, सहयोग होगा, जो सांप्रदायिकता की भावना है वो कम होगी। दूसरा क्या है? संस्कृतियों के संरक्षण और प्रोत्साहन को मिलेगा। जैसे अभी क्या होता है, संस्कृतियों में टकराव होता है ना, भाषावाद चलता है, नहीं हम इस भाषा को नहीं बोलेंगे, हमें तो भाषा के रूप में अलग राज्य दो। इस तरह से बहुत सारे विवाद बने रहते हैं हमेशा, देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जैसे कि जो रोहिंग्या इशू है, वो क्या है? संस्कृतियों के बीच टकराव ही तो है। तो स्यादवाद जैसे अभी कोई सिद्धांत मानता है तो वो क्यों टकराव को जन्म देगा? नहीं देगा। वो तो उसकी संस्कृति को भी स्वीकार करेगा, जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी प्रोत्साहित करेगा। इससे क्या बढ़ावा मिलेगा? बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा क्या है? सभ्यताओं के बीच जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा। कैसे? जैसे जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ पे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग तो सभ्य पुरुष हैं, भारत में तो जो भी है सब असभ्य लोग हैं। उन्होंने अपनी सभ्यता को उच्च माना और भारतीयों को क्या माना था? निम्न माना था। तो इस तरह अगर वो स्यादवाद मानते होते तो क्या इस तरह का बात करते? नहीं करते। तो इससे क्या होगा? सामाजिक रूप से क्या होगा? हमारा कल्चर सहिष्णु कल्चर बनेगा। सामाजिक रूप से एक सामंजस्य और सहयोग का भाव बढ़ेगा। ठीक है। राजनीतिक महत्ता क्या होगी? राजनीतिक क्या करेगा कि हमने जब विभिन्न विचारधाराओं को हम स्वीकार कर लेंगे तो उदारवादी दृष्टिकोण प्रोत्साहित होगा। दूसरा, लोकतंत्र क्या बोलता है? लोकतंत्र का तो मूल ही यह है कि सभी की बातों को रखने का अवसर देना। तो यही तो स्यादवाद है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, स्यादवाद लोकतंत्र का पर्यायवाची है? हाँ है। क्यों? जिस तरह लोकतंत्र में सभी की बातों को, जैसे वोल्टेयर क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपको अपनी बात रखने के अवसर देने के लिए अपनी मृत्यु तक का सामना कर सकता हूं। मतलब उन्होंने इस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया है। तो यही तो स्यादवाद बोलता है, यही लोकतंत्र बोलता है। ठीक है। दार्शनिक रूप से क्या महत्ता है? देखिए, दो तरह के विवाद चलते हैं, जब अपन लोग आगे पढ़ेंगे ना तो समझ आएगा। कोई बोलता है कि सत्य चीजें हैं, कोई बोलता है कि चीजें नहीं है। जैसे वस्तुवादी दार्शनिक क्या बोलते हैं कि जो बाह्य वस्तुएं दिख रही हैं उनकी सत्ता है, लेकिन जो प्रत्ययवादी दार्शनिक होते हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनकी सत्ता नहीं है, ये तो मन में हमारे विचार है और विचार का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। तो वो वस्तुओं को क्या मानते हैं? असत मानते हैं। तो स्यादवाद ने क्या कर दिया? दोनों का समन्वय कर दिया। क्यों? वो बोलता है कि एक दृष्टिकोण से तो वस्तु है, दूसरे दृष्टिकोण से वस्तु नहीं है। मतलब जल स्वयं के दृष्टिकोण से तो जल की सत्ता है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से जल असत है। ठीक है। तो उसने सत्य और असत का जो लंबा विवाद चला आ रहा था उसने क्या कर दिया? समन्वय कर दिया। जिस तरह की पाश्चात्य दार्शनिक कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच समन्वय कर दिया, उसी तरह जैन दर्शन के स्यादवाद ने सत्य और असत के बीच समन्वय कर दिया। आप तुलना करें, जब भी आंसर लिखें अन्य दार्शनिक से तुलना करें। ठीक है। तो हम और दूसरा पॉइंट अपने को ये भी याद रखना है कि जैन दर्शन क्या है? वस्तुवाद को मानता है। ठीक है। जैन दर्शन बोलता है कि जो बाहरी वस्तुएं हैं उनकी सत्ता होती है, वह आत्मा की सत्ता पर निर्भर नहीं करती। मैं रहूं या ना रहूं, वो सत्ता है। ठीक है। मेरे रहने से उस सत्ता प्रभावित नहीं हो रही है, उस वस्तु की सत्ता प्रभावित नहीं हो रही है। तो जैन दर्शन वस्तुवाद को स्वीकार करता है। वर्तमान में स्यादवाद की प्रासंगिकता क्या है? प्रश्न ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है
कि वर्तमान में स्यादवाद की प्रासंगिकता क्या है। यदि नहीं पूछा जा रहा है तो भी लिखना है। आप जब कंक्लूजन लिखें तो स्यादवाद की प्रासंगिकता को लिख के ही आए। आप जब सोशियो पॉलिटी के आंसर करेंगे ना, और जब आप ये विचार पढ़ेंगे लोकतंत्र या फिर समता न्याय, तो उसमें आपको कैसे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। आप क्या करें, जो हमने पहले पेपर में जो दार्शनिक पढ़ेंगे उनके विचारों को लिख दे वहां, कंक्लूजन में अपन यहाँ लिख दें। या फिर अपन क्या करें, जब स्यादवाद का कंक्लूजन करें तो थोड़ा सा अपन उसका वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या प्रासंगिकता है उसको लिख दें। मार्क्स ऐसे ही बढ़ते हैं। पेपर 2 में मुझे 152 मार्क्स मिले हैं, और उसका एक ही कारण है कि मैंने क्या किया, उसको वर्तमान के एग्जाम्पल से लिंक कर दिया, क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ दिया। जैसे एक क्वेश्चन जो पूछा, मैंने उसको देखा कि इसके कितने पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट को आंसर किया और तुलना की, एग्जाम्पल दिए, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले उसमें। तो स्यादवाद की प्रासंगिकता क्या है? स्यादवाद ने हठवादिता और कट्टरवादिता को छोड़कर उदारता पूर्वक दृष्टिकोण को अपनाने की बात की है। कैसे? कि वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं ही सही नहीं हूं, मैं इस दृष्टिकोण से सही हूं, आप भी सही हो सकते हैं। इससे क्या है, ये लिबरल दृष्टिकोण है। ठीक है। दूसरा, मानव को सहिष्णु बनने पर बल दिया है कि मैं क्या करूंगा, जब हम मानेंगे कि वो भी सही है तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे, उसको भी अपनाएंगे। यह सभी संस्कृतियों के बीच में सहयोग की वकालत करके बहुसंस्कृतिवाद को प्रमोट करता है। अनेकांतवाद के माध्यम से समन्वयवाद को, मतलब समन्वयवाद कैसे देता है कि नहीं, कोई बोला एक ही नहीं, वे वस्तु तो ऐसी ही है, नहीं, हर एक चीज के अनेक धर्म होते हैं, अनेक पक्ष होते हैं, तो एक पक्ष ही है, बाकी पक्ष भी हो सकते हैं। इसने बहुधर्मी समाज के निर्माण पर बल दिया। और जब आप लिखें तो भारत का कॉन्टेक्स्ट जरूर लिखें। भारत में कहीं ना कहीं स्यादवाद की जड़ें रही हैं, तभी तो हम देखते हैं कि भारत जैसी विविधता, जहाँ पे कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितने परिधान, कितनी संस्कृतियां होने के बाद भी एक सहिष्णु दृष्टिकोण है। क्यों है? क्योंकि हर एक व्यक्ति मानता है कि नहीं, वो अपने दृष्टिकोण से सही बात कर रहा है, हम अपने दृष्टिकोण से सही बात कर रहे हैं। लेकिन जब सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे होते हैं या फिर विचारधाराओं में टकराव होते हैं, तो फिर यह क्या है, वांछनीय नहीं है। तब आज के समय में जब हम इस तरह के टकराव देखते हैं, तो फिर हमें स्यादवाद जैसे सिद्धांत को प्रमोट करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्यादवाद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा है, आप यहीं पर रिवाइज कर लें, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। आप इसको जो पढ़ा है अभी, आप बस पॉइंट याद कर लें। जैसे अभी मैंने क्लास ली आपकी, 10 मिनट बाद आप क्या करें, सारे पॉइंट्स को एक पेज में लिख लें। और अब जब आप रिवाइज करें तब पूरा नहीं उठाएं, स्यादवाद ये पुस्तक से पढ़ना है या फिर इस नोट से पढ़ना है, कुछ मत पढ़ें। आपने जो अभी पढ़ा है उसको एक छोटे से, मुश्किल से 8-10 लाइन में आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जब आप नोट्स बनाएंगे। इनको लिख लें, और जब भी आप अब स्यादवाद रिवाइज करें तो उसको रिवाइज करते जाएं। जैसे कोई भी टेलीग्राम के ग्रुप में भी कोई शेयर कर सकता है, ताकि बाकी जो लोग जुड़े हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा कि जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु के संबंध में मानव का विचार देश काल और दृष्टिकोण सापेक्ष होता है। स्यादवाद का प्रतिपादन क्यों किया? क्योंकि मानव अपूर्ण है, वस्तु का विचार जो है वो निरपेक्ष नहीं होता है, उसके अनेक पक्ष होते हैं। किस तरह स्यादवाद अनेकांतवाद की ओर संकेत करता है और अनेकांतवाद स्यादवाद की ओर संकेत करता है, ये हमने पढ़ा। इसके लिए फिर हमने क्या, सप्तभंगी न्याय पढ़ा, सप्तभंगी न्याय में हमने ये पूरा ट्री बना दिया। फिर हमने बताया कि किस तरह इसकी आलोचना होती है और किस तरह इसका खंडन किया जाता है। इसकी सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक महत्ता पढ़ी, और इसकी हमने प्रासंगिकता पढ़ी। अब स्यादवाद में कुछ भी पूछे आप आंसर कर पाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी स्यादवाद का जो तत्वमीमांसी सिद्धांत है अनेकांतवाद पर। फिर उसके बाद हम द्रव्य विचार पढ़ेंगे, फिर उसका बंधन और मोक्ष का विचार करेंगे। थैंक यू सो मच।